नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक चीज़ कभी ढंग से नहीं पढ़ पाता, और वो है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। हम इस पर बहुत मजाक करते हैं और सोशल मीडिया पर भी इस पर बहुत जोक्स चलते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये एक मजाक नहीं बल्कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक बेल के केस को सुनते समय जज जस्टिस गुरप्रीत सिंह के सामने एक मेडिको लीगल रिपोर्ट आई, जिसको वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। और इसके बाद वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर वो एक ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते तो आम लोग इस चीज़ से कैसे डील करते होंगे। और इसके बाद उन्होंने चलते केस को छोड़कर पहले हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट्स को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स दिए, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ऐसे मुद्दे आज से नहीं बल्कि समय समय पर उठते रहे हैं, और ये हमें बताते हैं कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में आज भी कई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल पेशेंट्स की ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि फार्मासिस्ट की भी प्रॉब्लम है। कोलकाता की धन्वंतरी फार्मेसी, जो कि 28 ब्रांचेस की एक चेन है, उसके सीईओ रविंद्र खंडेलवाल ने बीबीसी को बताया कि आज एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस से प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शंस की तरफ। लेकिन आज भी रूरल और सब अर्बन एरियाज में हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस ही चलते हैं। उनका स्टाफ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इसके बाद भी कई बार उनको कन्फ्यूज़न के चलते डॉक्टर्स से संपर्क करना पड़ता है ताकि वो लोगों को सही मेडिसिन दे सकें। हमने भी अपनी लोकेलिटी में कुछ फार्मेसीज पर जाकर इस बारे में बात की, तो सुनिए उनका क्या कहना है। मेनली तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में यही देखा जाता है कि RX लिखा है, डेट लिखा है प्रिस्क्रिप्शन का। सेकेंड, पेशेंट नेम एज डिफाइन होता है उसमें। थर्ड, डायग्नोसिस लिखा जाता है उसमें कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन है या कौन सी डिजीज़ है, वो डायग्नोसिस लिखा जाता है। थर्ड में डॉक्टर लिखते हैं मेडिसिन्स। तो टेबलेट फॉर्म जो रहता है उसके आगे डॉक्टर मेंशन करते हैं T, एंड सिरप फॉर्म में S फॉर्म या SYP भी कर देते हैं डॉक्टर। मोस्टली तो कैपिटल में लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन, पर कोई डॉक्टर हैं जो नहीं लिख पाते, सडनली ऐसा करके लिख देते हैं। कुछ मोनोपोली टाइप की भी मेडिसिन रहती है तो उसके लिए, और ब्रांड नेम में लिख देते हैं कभी डॉक्टर, या फिर कभी आपका सीधा डायरेक्ट ड्रग लिख देंगे। जैसे सिफिक्जिम एक ड्रग होता है और टेक्सिम उसका ब्रांड नेम है, तो कुछ डॉक्टर लिखेंगे टेक्सिम और कुछ लिखेंगे सिफिक्जिम। तो ड्रग में ये रहता है कि आप कोई सा भी ब्रांड दे सकते हैं। बाकी टेक्सिम अगर लिखा है डॉक्टर ने तो आपको उसी ब्रांड में वही ब्रांड देना है, अदरवाइज डॉक्टर उस मेडिसिन को रिजेक्ट कर देगा। नॉर्मली आपको कोई परेशानी आती, मतलब जो पढ़ने में? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन में कभी कभी आता है प्रॉब्लम, ऐसे या फिर पूरा घिस के लिख दिया डॉक्टर ने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सेकंड हम सिस्टम पे देखते हैं, गूगल पे जस्ट जाते हैं। सेकंड, जो भी वर्ड समझ में आ रहा है, दो स्पेलिंग भी अगर अल्फ़ाबेट फर्स्ट के समझ में आ रहे हैं तो उस पर हम क्लिक करते हैं। फिर अदर मेडिसिन देखते हैं उसके कॉम्बिनेशन में क्या दिया है। जैसे आपका फीवर को लेके चलिए, तो फीवर में जैसे कालपोल रह गया, उसके साथ एंटीबायोटिक दिया है, एक पेंटोप दे दिया है गैस के लिए। तो उसमें लिखा है कि कालपोल दे दिया, एमोक्सिलिन का कोई ब्रांड लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी पेंटोप लिखा है, और ऊपर डायग्नोसिस में आ रहा है कि हाँ फीवर वगैरह। तो ऐसे जो दो वर्ड अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एमोक्सिलिन मिल जाएगा आपको उस ब्रांड में सर्च करने पे। आजकल ये फैसिलिटी हो गई है गूगल की, तो उसमें हो जाता है ऐसा। अदरवाइज़ कोई नहीं रहता, और ऐसे उसमें भी समझ में नहीं आता है तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक डॉक्टर का नंबर लिखा रहता है, सिंपली आप उस पर कॉल करो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। वो सबसे बेटर वे रहती है एक मेडिसिन को पहचानने के लिए कि वो मेडिसिन कौन सी है। अगर मतलब डॉक्टर अगर पहचान कर नहीं हो तो फिर कैसे? क्योंकि हर प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर का नंबर अवेलेबल रहता है सर, ऐसा नहीं रहता। क्योंकि आजकल जैसे इंदौर जैसा सिटी है तो यहाँ पे अच्छा सा टेम्पलेट रहता है एक डॉक्टर का। क्लिनिक वाला डॉक्टर रह गया, जैसे पर्ची भी लिख के दे दिया उसने, तो उसका कंसल्टेशन भी यही रहता है कि आप पेशेंट को बोलिए कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से बात करिए या फिर उनसे करवाइए बात। क्योंकि विदाउट अगर पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं है तो आप मेडिसिन अगर दे दिया आपने, कल को पेशेंट को कोई रिएक्शन हो गया तो डॉक्टर उसकी जवाबदारी नहीं लेगा। डॉक्टर डायरेक्ट आप फार्मासिस्ट पे डालेगा कि फार्मासिस्ट ने दवाई गलत दी है, बाकी डॉक्टर अपने ऊपर नहीं लेगा। उस जगह कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत मेडिसिन दे दी पेशेंट भी आपके ऊपर आएगा
डॉक्टर भी आपके ऊपर आएगा, वो ये नहीं समझेगा कि हाँ मैंने लिखा है तो थोड़ा बहुत ऐसा लिखा है। डॉक्टर की राइटिंग मिस्टेक भी होता है कभी कभी, डॉक्टर राइटिंग मिस्टेक करता है, पर डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी कि ये मेरी राइटिंग मिस्टेक है या फिर कुछ है, ऐसा रहता है सर। तो बहुत सावधानी से प्रिस्क्रिप्शन देखा जाता है और फिर उसके बाद समझना रहता है कि कैसा, और या फिर अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो 2 पार्टनर रहते हैं आपके, मेरे साथ ये भैया हैं, जैसे अगर मेरे को प्रिस्क्रिप्शन समझ नहीं आ रहा तो इन भैया से कंसल्ट करूँगा मैं कि भैया आप देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या। तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करने में। नमस्कार, मेरा नाम शरद कड़ो है। एज वेलनेस में मैं एज 15 साल से वर्क कर रहा हूँ रिटेल फार्मेसी में। मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग प्रैक्टिस का काफ़ी सालों से है और डिफरेंट टाइप के प्रिस्क्रिप्शन मैंने रीड किए। एज ए मुंबई में भी मैं 15 ईयर्स काम किया हॉस्पिटल काउंटर्स में। जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के मोस्टली तो जो डॉक्टर MBBS MD है वो प्रिस्क्रिप्शन टाइप करके लिखते हैं, और वो जो लोकल डॉक्टर्स है जो BHMS है या BAMS है उनका प्रिस्क्रिप्शन किसी को रीड नहीं करते आता, या तो उनकी हैंड राइटिंग प्रॉपरली नहीं रहते। मेरा ये सजेशन है मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स है एज ए इंडिया में वर्क कर रहे हैं ये फील्ड में, उनका प्रिस्क्रिप्शन टाइप प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि पेशेंट को भी दिक्कत ना हो, मेडिसिन भी टाइमली मिले उनको, और मेडिकल वालों को भी दिक्कत ना हो प्रिस्क्रिप्शन रीड करने। तो मेरा यही सजेशन, हाँ यही मेन मेडिकल वालों को दिक्कत ये है कि पेशेंट को भी दिक्कत होती है। कई जगह पेशेंट सर्वाइव कर जाता है मेडिसिन के लिए मेडिकल में, वो मेडिकल में मिल नहीं पाती उसको। तो मेरा यही सजेशन है जो मेडिसिन ब्रांडेड है वही मोस्टली लिखी जाए ताकि पेशेंट को सही जगह से मिले, सही टाइम पे वो मेडिकेशन अपना डोज कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संदीप है और मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, कुछ प्रिंटेड आते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता है, मेडिसिन के नाम प्रॉपर रहते हैं और उसे हम डायल करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रिस्क्रिप्शन आते हैं डॉक्टर के जो हैंड राइटिंग में आते हैं, तो उसमें डॉक्टर की राइटिंग क्या होती है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो समझ में नहीं आती। तो इस फील्ड से जुड़े रहने की वजह से मेडिसिन का मामला रहता है तो हम उसे डॉक्टर से पहले कंफर्म करा लेते हैं, बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये आपके इस पेशेंट आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, इनकी एक मेडिसिन है वो समझ में नहीं आ रही है, कृपया आप बता दीजिए कि कौन सी मेडिसिन है तो मैं इनको प्रॉपर मेडिसिन दे दूँ। तो डॉक्टर साहब से बात हो जाती है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं, तो हम डॉक्टर साहब उनको देते हैं, पेशेंट को एक बार कहते भी है उनसे कि एक बार डॉक्टर साहब से आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, और डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर ये नहीं है तो वापस दे दीजिए, रिटर्न हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। जब ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी हो जाती है तब कई दुखद घटनाएं भी होती हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली और चेन्नई में हुआ। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल का एक केस NCRDC ने रीओपन करने को कहा, जिसमें एक पेशेंट को किडनी की दवाई की जगह पेन किलर दे दी गई, जिससे पेशेंट की डेथ हो गई। और ऐसा ही कुछ चेन्नई में भी देखने को मिला। वहाँ एक 5 साल के बच्चे को डॉक्टर ने बुखार, ठंड और उल्टी की दवाई लिखी, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन की मिस इंटरप्रिटेशन के कारण बच्चे को कार्डियक आइलमेंट और डायबिटीज़ की दवाई दे दी गई, जिससे उसकी डेथ हो गई। और ये बातें हमें बताती है कि एक सही और समझने लायक प्रिस्क्रिप्शन होना कितना ज़रूरी है। लेकिन हम सिर्फ डॉक्टर्स को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सिस्टमिक चैलेंज है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको केवल एक ही डॉक्टर से डील करना होता है, लेकिन उन लोगों को डे टू डे बेसिस पे कई लोगों को मैनेज करना होता है। और दूसरे डॉक्टर्स की तो छोड़िए, जो आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में आपके लिए ईजिली एंड अफोर्डेबली एक्सेसिबल होते हैं, उन डॉक्टर्स को भी सही समय पर खाना खाने तक का टाइम नहीं होता है। हमने भी इंदौर में एक डॉक्टर से बात की, सुनिए उनका इस बारे में क्या कहना है। जो आपका ये प्रश्न था कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर की डिग्री और उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और दूसरी बात है कि किस तरह से लिखा जाता है। तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का लिखने का एक तरीका है, हालांकि वो डॉक्टर्स को गाइडलाइन के रूप में सरकार की तरफ से निर्देशित है, पर उसकी प्रमुख बातें ये हैं कि उसके ऊपर पेशेंट का नाम, उसकी उम्र, किस दिन उसको देखा गया है, डेट, पेशेंट का डायग्नोसिस, उसको क्या रोग है, कोई भी यदि जांचें की गई हैं तो उसको सही तरीके से जांचें लिखी होनी चाहिए। और उसके बाद जो दवाइयाँ होती हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखी होना चाहिए, और उन दवाइयों के ट्रेड नेम के अलावा उसके अंदर क्या तत्व मौजूद है, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो कम अच्छी राइटिंग में, घिसी-पिटी राइटिंग में और सिर्फ ब्रांड नेम लिखते हैं, जिससे कई बार पेशेंट्स को या केमिस्ट को या कोई दूसरे डॉक्टर, जब पेशेंट सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जाता है तो दूसरे डॉक्टर को असुविधा होती है जानने में कि भाई पेशेंट को क्या दवाइयाँ चल रही थी।
इसके अलावा कई बार देखने में आया है कि गलतियों से पेशेंट को एक दवाई की जगह दूसरी दवा मिल जाती है, तो यहाँ पर भी एक समस्या बनी रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार दवाई का फॉर्मेट में कैपिटल लेटर्स के साथ उसके सॉल्ट को भी होना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं, सरकारी सेटअप्स होते हैं जहाँ पर सुविधाओं की कमी होती है। कहीं कहीं तो सेटअप्स में कंप्यूटर लगा होता है, कंप्यूटर के ऊपर सिस्टम पे आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पर बहुत कम समय में प्रिस्क्रिप्शन बनाया जा सकता है। पर कई जगह पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती। जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि सरकारी सेवाओं में भी इस तरह के कंप्यूटरीकृत जो हैं लोगों को सहारा मिलेगा और डॉक्टर्स के पास भी कुछ इक्विपमेंट्स रहेंगे जिससे वो भी एक साफ पर्चा बना पाएँ। पर जब तक सुविधाएं नहीं हैं, उनको जो है कुछ अच्छी राइटिंग में इसको लिखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। इस इतने बड़े चैलेंज को हैंडल करने के लिए कई बार कोर्ट्स का हस्तक्षेप भी जरूरी हो जाता है ताकि समाधान की दिशा में एक कदम बढ़े। 2014 में तेलंगाना के नलगोंडा के एक फार्मेसी ओनर चिलुकुरी परमात्मा ने हैदराबाद हाई कोर्ट में एक PIL डाली क्योंकि उनको एक न्यूज़ रिपोर्ट से पता चला कि यूपी के नोएडा में एक 3 साल की बच्ची की बुखार के समय गलत इंजेक्शन दे देने से डेथ हो गई। हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस को बैन करवाने के उनके इस अभियान में उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिले। जब 2016 में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने ये ऑर्डर दिए कि हर फिजिशियन को जेनेरिक मेडिसिन एंड ड्रग्स के नाम क्लियरली एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। 2020 में इंडिया के जूनियर हेल्थ मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे ने पार्लियामेंट में बताया कि स्टेट मेडिकल अथॉरिटीज़ को ये अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी डॉक्टर के इस ऑर्डर का वायलेशन करने पर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। पर BBC को मिस्टर चिलिकुरी और दूसरे फार्मासिस्ट ने बताया कि नियरली 1 दशक होने के बाद भी उनके पास कई सालों से ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस आते रहते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं होते। मिस्टर चिलुकुरी ने तो BBC को कई ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस भेजे जो उनके पास आए थे और वो बिल्कुल भी उनको नहीं पढ़ पाए। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई, इसने जज को यह महसूस करवाया कि इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना कितना जरूरी है। तो कोर्ट ने समाधान की दिशा में यह आदेश दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हर पेशेंट का यह फंडामेंटल राइट है कि उसे एक क्लियर प्रिस्क्रिप्शन मिले। कोर्ट ने आदेश दिए कि जब तक हर जगह डिजिटल सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं हो जाते, तब तक हर डॉक्टर को अपना प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। एंड मेडिकल कॉलेजेस में हैंड राइटिंग के लिए भी कोर्सेज इंक्लूड करने चाहिए ताकि पेशेंट की सेफ्टी पूरी तरह से इंश्योर हो सके। दोस्तों, ये आदेश सिर्फ ब्लॉक लेटर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि जब डिजिटल सॉल्यूशंस पूरी तरह उपलब्ध होंगे, तब ये जो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग की समस्या है, यह पूरी तरह हल हो जाएगी और इससे हमारा सिस्टम और भी इम्प्रूव होगा एंड रिलायबल बनेगा। दोस्तों, ये कोई डॉक्टर्स वर्सेस पेशेंट्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। धन्यवाद।